दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की आज नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 265 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, यानी ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ये हमारा 35वां लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले 150 लेक्चर में इतिहास और 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया। आप जाके पुराने वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक चूज किया दोस्तों, ये टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे आर्द्रता, वर्षा और संघनन। बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। मैं बिल्कुल अच्छे से आपका ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा ना कि क्लास में आपको सारे सवाल याद हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा अपने, चाहे ऑनलाइन कोचिंग क्या हो चाहे ऑफलाइन, एक बार अपना नोट्स लेकर बैठिएगा कि ज्योग्राफी के नोट्स में सारे पॉइंट दिए गए हैं कि नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए। बहुत छोटे छोटे बैच हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सीधे आते हैं दोस्तों अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ले रहा है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए। क्या दे रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है। ऐसा जल वाष्प जो कहाँ है दोस्तों, वायुमंडल में। सबसे बड़ी समस्या तो ये सर, वायुमंडल में जल पहुंच कैसे गया। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे क्या दोस्तों, सूरज है। ठीक है, ये सूरज क्या करता है दोस्तों, जाहिर सी बात है इसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और ये सूरज, मान लीजिए यहाँ पे जल है। ठीक है, ये क्या दोस्तों, ये जल है। ठीक है, अब होता क्या दोस्तों, ये जो जल है ये धीरे धीरे क्या करता है, इस सूरज की गर्मी से क्या होता है, गर्म होने लगता है। यहाँ अगर सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो आप मुझे बताओ ये जल गर्म होगा कि नहीं। अगर जल गर्म हो जाएगा तो जल गर्म होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जल क्या हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिए जब कोई भी द्रव क्या हो जाए दोस्तों, गैस अवस्था में बदल जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण कहा जाता है। इस तरह से ये जो वायुमंडल हमारा दिख रहा है, इस वायुमंडल में जलवाष्प है, लेकिन वो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। हमारे आसपास भी दोस्तों ये नमी बरकरार है। ठीक है, नमी बरकरार, लेकिन हमें नंगी आंखों से दिखता नहीं है, इतनी नमी रहती है। ठीक है, वही सवाल दे रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों आर्द्रता। क्या कहा जाता है, आर्द्रता। या अगर अपने भाषा में आप समझ सकते हैं तो उसे कहा जाता है नमी। क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडल में जो नमी है, ये जो आर्द्रता है, वो क्या है दोस्तों, यही तो जल वाष्प है जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। बात समझ में आ रही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। बहुत इत्मीनान से दोस्तों आप सवाल को समझते चलिएगा। यहां मैं इतने आसान भाषा में आपको चीजें समझाऊंगा ना कि आपको कभी कठिन लगेगा ही नहीं। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि आर्द्रता के कौन से 3 प्रकार होते। पहले दे दिया 3 प्रकार, नहीं तो मैं बताने वाला नहीं था। चलिए अगर दे दिया तो भी कोई बात नहीं। आर्द्रता के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन सा होता है, पहला होता है दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता। क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता। दूसरा होता है दोस्तों निरपेक्ष आर्द्रता। क्या होता है, निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रकार हो जाएगा। और तीसरा होता है दोस्तों विशिष्ट आर्द्रता। क्या होता है, विशिष्ट आर्द्रता। ये 3 ही प्रकार के दोस्तों आर्द्रता होती है। आर्द्रता का तात्पर्य क्या है, ये वायुमंडल में जो नमी है, हमारे आसपास से जो वायुमंडल दिख रहा है, इसमें जो नमी है, इसी नमी को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और कैसे मापा जाता है, वायुमंडल में जो आर्द्रता है इसको कैसे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल आए कि वायुमंडल में आर्द्रता जो है ये किससे मापा जाता है, ठीक है, वायुमंडल में आर्द्रता का मापन कैसे होता है दोस्तों, तो क्या बताएंगे, इसका मापन होता है, इसके लिए एक मशीन है दोस्तों जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। क्या नाम है, हाइग्रोमीटर द्वारा दोस्तों इसे मापा जाता है। खैर ये अलग विषय है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को क्या कहा जाता है। वायु का जो प्रति इकाई भार है उसमें जो जलवाष्प, जो नमी का भार है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों विशिष्ट आर्द्रता। क्या कहलाता है, विशिष्ट आर्द्रता। सबसे आसान कौन सा दोस्तों, नीचे से पढ़ेंगे हम लोग, पहले विशिष्ट पढ़ेंगे, फिर निरपेक्ष पढ़ेंगे, फिर सापेक्ष पढ़ेंगे। विशिष्ट आर्द्रता क्या कहेंगे दोस्तों, एक लाइन की बात याद रखिएगा, वायु के इकाई भार में जो जलवाष्प की मात्रा होती है, जो नमी की मात्रा होती है, उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे सवाल बनते जरा उसको ध्यान दीजिए। अगला सवाल दे रहा है कि विशिष्ट आर्द्रता को किसमें व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब देखिए हर चीज को व्यक्त करने का एक मापन होता है। ठीक है, तो जो विशिष्ट आर्द्रता होती है ये किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों, इसे व्यक्त किया जाता है, जैसे ये, इसे आप ऐसे व्यक्त करेंगे, जो भी विशिष्ट आर्द्रता होगी, विशिष्ट आर्द्रता जो होगी वो होगी दोस्तों ग्राम में। क्या होगी दोस्तों, ग्राम में। ग्राम
प्रति किलोग्राम हवा, ठीक है, ग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो याद रखेगा, एक लाइन की बात याद रखेगा, इसका मापन होता है ग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, किग्रा लिख दे रहा हूं, किग्रा हवा। हवा की मात्रा क्या होगी, किलोग्राम में होगी, और आर्द्रता की मात्रा, ये विशिष्ट आर्द्रता की मात्रा क्या होगी, ये ग्राम में होगी, ठीक है। तब दोस्तों इसका मापन इस प्रकार किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा किसी भी तापमान पर, कोई भी टेम्परेचर हो, एनी टेम्परेचर, ठीक है, कोई फिक्स नहीं दिया कि कितने डिग्री की बात कर रहा है, कह रहा है टेम्परेचर किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प, जो वायु में उपस्थित जल वाष्प होता है, और उसी टेम्परेचर पर वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता। देखिए एक चीज मैं बता दूं, एक निश्चित टेम्परेचर पर वर्तमान में जो धारण क्षमता वो अलग हो सकती है और अधिकतम क्षमता अलग हो सकती है। हम ऐसे कह रहे हैं, समझिए बात को, मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, हो सकता है कि एक की क्षमता कम हो, दूसरे की क्षमता अलग हो। भाई टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर की बात हो रही, लेकिन दोस्तों फिर भी वायु में उपस्थित जो वर्तमान में उपस्थित आर्द्रता है यह अलग हो सकता है, और जो जल धारण करने की मैक्सिमम क्षमता है यह अलग हो सकता है। इन्हीं दोनों के अनुपात को क्या कहता है, कहा जाता है, इन्हीं के अनुपात को कहा जाता है सापेक्ष आर्द्रता। क्या कहते हैं दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता। तो हमेशा याद रखेगा, सापेक्ष आर्द्रता बराबर क्या होता है, याद रखेगा, किसी तापमान पर, मैं अपने भाषा में लिख दे रहा हूं, किसी तापमान पर उपस्थित जो जल वाष्प होता है, जो जल वाष्प होता है, इसका अनुपात होगा मैक्सिमम से। किससे होगा दोस्तों, इसका अनुपात किससे किया जाता है, मैक्सिमम जल वाष्प धारण करने की क्षमता से, ठीक है, जल वाष्प धारण, ठीक है, धारण क्षमता, ठीक है, ये मैक्सिमम, ये दो चीजों के बीच में अनुपात होता है। एक तो मैक्सिमम कितना है, दूसरा अभी कितना है, दो चीजें होती दोस्तों, लेकिन सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये इसका मतलब है। इसी को कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। करा वायु की प्रति इकाई आयतन में, कभी दोस्तों ये प्रति इकाई आयतन लिख दे, पीछे लिखा था वायु के प्रति इकाई भार में, पीछे वाला अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं, वायु की प्रति इकाई भार, जो आपने पीछे पढ़ा था, प्रति इकाई भार, जब प्रति इकाई भार शब्द लिखेगा तब आपका उत्तर होगा विशिष्ट आर्द्रता। क्या उत्तर होगा दोस्तों, विशिष्ट आर्द्रता इसे कहेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब कभी ये प्रति इकाई आयतन लिख देगा तब आप कहेंगे दोस्तों निरपेक्ष आर्द्रता, यही अंतर होता है, ठीक है। देखिए एक टीचर का काम क्या होता है, शिक्षक का काम क्या होता है, यह समझाना कि आप गलतियां कहां करते हैं, आप यही गलती करते हैं। देखिए मैं पीछे वाला सवाल दिखाऊं आपको, पीछे क्या लिखा था, वायु के प्रति इकाई भार में, वायु के प्रति इकाई भार में जो जल वाष्प भार होता है उसे कहते हैं क्या, उसे विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। वायु की प्रति इकाई भार की जगह दे दिया आयतन, कर आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है दोस्तों, ये निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। अब अगर इतना ध्यान आपको न दिलाया जाए तो आप कैसे, आपको पढ़ते समय कैसे पता चलेगा कि ऐसी घटना होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें व्यक्त किया जाता है, अभी पीछे आपने पढ़ा किसके बारे में दोस्तों, विशिष्ट आर्द्रता के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, विशिष्ट आर्द्रता के बारे में पढ़ा कि इसको किसमें व्यक्त किया जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि इसको व्यक्त किया जाता है ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति किलोग्राम हवा में, ठीक है, याद रखिए इसमें व्यक्त किया जाता है। अभी आपसे पूछ रहा है कि निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें व्यक्त करेंगे, तो जो निरपेक्ष आर्द्रता होता है दोस्तों इसको ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। किसमें, ग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है, इसमें दोस्तों व्यक्त किया जाता है। घन मीटर का मतलब क्या है, मीटर क्यूब की बात कर रहा है, मीटर की घाते 3 हो जाएगा, इसकी बात कर रहा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है। याद रखिए कभी भी दोस्तों अगर शब्द दे दिया संतृप्त, जैसे इसका मतलब सोचिए, जैसे आपने खाना खाया, हमने कहा भैया कैसा है, मतलब ठीक ठाक है, आपने कहा भैया तृप्त तो हो गए। तृप्त मतलब अब आपके अंदर थोड़ा भी और खाने की क्षमता नहीं हुई। संतृप्त जैसे आपने कहा सर आपसे पढ़कर हम तृप्त हो गए, मतलब एकदम आप फुल 1% अब और पढ़ने की आपकी इच्छा नहीं होगी, आप एकदम तृप्त हो चुके हैं, 100% हो चुके हैं। कभी भी संतृप्त शब्द दिखे दिमाग में हमेशा क्या क्लिक होना चाहिए, आपके 100% की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, अगर संतृप्त लिखा है तो 100% लिख रहा है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है, हमेशा याद रखेंगे कितनी होती है दोस्तों, इसमें 1% कम नहीं। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम पहले ही कह दे रहे हैं, उसको क्या करें, उसको हम कह ही रहे हैं वो संतृप्त है।
अगर असंतृप्त कहते हैं तो यहाँ आंकड़ा चेंज हो, हम कही रहे हैं वो संतृप्त हवा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर आर्द्रता क्या है 100%। याद रखेगा वह आयु, अच्छा मैं आपको अपने भाषा में समझा दूं, इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, वह वायु जिसकी जल वाष्प धारण क्षमता, जल वाष्प धारण क्षमता क्या हो दोस्तों, अपने मैक्सिमम लेवल पर हो ना, ठीक है, ये क्या हो दोस्तों, उच्चतम हो। उच्चतम क्या इसके ऊपर भी चला जाएगा। अगर आपने अपने जीवन में कभी 100% से ज्यादा नंबर पाए तो फेल हो जाएंगे भाई, 100 नंबर के पेपर में 110 थोड़े मिल जाएगा, 100 ही ना मिलेगा। तो वही सवाल यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, ये होगा इस तरीके से। अगला सवाल देखिए, करा जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस, नहीं गलत हो गया यहां पे, ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये अलग विषय मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तरल अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो अभी पीछे मैंने समझाया कि मान लीजिए कोई भी द्रव है, अगर वह द्रव क्या होता है दोस्तों, सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है दोस्तों, वाष्पीकरण, ठीक है। ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये द्रव से गैस में बन रहा है, मतलब एक मिनट क्या लिखा दोस्तों, किसी गैसीय अवस्था से अच्छा ये तो वाष्पीकरण होगा, यहां उल्टा दे रहा ना, यहां कह रहा दोस्तों गैस से कहां भेजना हमको, तरल पे, घबराइए मत भाई, गैस से तरल पे भेजना, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा संघनन। क्या कहा जाएगा, संघनन, ठीक है, ये संघनन वाली क्रिया है। कोई चीज द्रव से गैस बन रही है तो वाष्पीकरण, अगर गैस से द्रव बन रही तो क्या कहा जाएगा, संघनन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो पानी गर्म होके ऊपर गया था, वाष्पीकरण हो गया था, तो हमेशा क्या आसमान में ही रहेगा भाई, जब तक उसके अंदर गर्मी है तब तक वो जलवाष्प बन के रहेगा, लेकिन जब वो ठंडा होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और अगल बगल की बूंदों को जोड़ेगा, अगल बगल की बूंदों को जोड़ेगा, बूंदें जुड़ेंगी, भारी हो जाएगा, बारिश स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो गैस है फिर से तरल में बदल जाएगा, और यही होता है संघनन। जो बादल बनता है ये संघनन की क्रिया ही यही शुरू होती है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, और सवाल देखिए, कह कौन सी क्रिया तापमान में कमी तथा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करती, करा वो कौन सी क्रिया है जो किस पर निर्भर करती, तापमान में कमी। एक बात मुझे बताओ, अगर तापमान बढ़ने का मतलब क्या है, मुझे बताओ। हम कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ना, मान लीजिए टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, बढ़कर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, बढ़कर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, बढ़कर हो गया 100 डिग्री, यही तो टेम्परेचर बढ़ना है। तो टेम्परेचर बढ़ना किसे इंगित करता है दोस्तों, ये गर्म होने को इंगित करता है, और टेम्परेचर घटना किसे इंगित करता है दोस्तों, ये ठंडा को इंगित करता है, किसे, ठंडा को। तो आप मुझे बताओ, ये कह रहा है कौन सी क्रिया में तापमान में कमी, टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब ठंडा, जो हवाएं गर्म थी और ठंडी होंगी तो वर्षा का रूप ले लेंगी, ध्यान दीजिएगा। और क्या कर रहा है, और वायु की सापेक्ष आर्द्रता, ये सापेक्ष क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों जो सापेक्ष होगा तो इसी में संतृप्त वाला कंडीशन बनेगा, संतृप्त मतलब 100% नमी वाला, ठीक है, 100% वाला जो उच्चतम होगा। तो ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों, सीधे सीधे कंडेंसेशन की बात कर रहा है, संघनन की बात कर रहा है। संघनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इसी तरह से वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कह रहा संघनन में मुक्त उष्मा संघनन की क्या कहलाती है, संघनन में जो उष्मा मुक्त होती है ये संघनन की क्या कहलाती है दोस्तों, इसको कहा जाता है संघनन केंद्र। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, संघनन से जो उष्मा मुक्त होती, नहीं एक मिनट, संघनन केंद्र का, संघनन केंद्र उसके अंदर हो जाएंगे चेंज होगा, ये तो उष्मा की बात कर रहा ना, जो उष्मा होता है दोस्तों, जो उष्मा मुक्त होती, देखिए अगर ये विशिष्ट उष्मा नहीं होती तो कभी भी संघनन होता ही नहीं। वही उष्मा दोस्तों जब मुक्त होती है, क्योंकि मुक्त क्यों हो रहा है, क्योंकि तापमान में कमी आ रही, ठीक है, तो जब मुक्त होती है तो उसी को क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को गुप्त उष्मा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही उष्मा कौन सी है, गुप्त उष्मा। और जो मैं बता रहा था संघनन, क्या लाइन बोला था मैंने, संघनन केंद्र, वो सेंटर वाली बात होती है। चलिए वो जो धूल कण होते हैं उससे संबंधित मैं भी समझाता हूं, उसके भी। कह रहा किस प्रकार की वायु के ठंडा होने से संघनन होता है, कह रहा वो कौन सी टाइप की वायु है, हवा है जिसके ठंडा होने से संघनन होता है। तो पहले तो इवेपोरेशन हुआ था, वाष्पीकरण हुआ था, गर्म होकर नमी लेकर दोस्तों वायुमंडल में गई थी। तो ये कैसी वायु थी, ये दोस्तों आप कह सकते हैं आर्द्र वायु थी। कैसी थी, आर्द्र वायु। आर्द्र वायु की खासियत क्या होती है, इस हवा में क्या रहता है, इस हवा में नमी रहता है। क्या रहता है, नमी, तभी तो दोस्तों ऊपर गई है, तभी तो वर्षा होगा, वरना अगर दोस्तों शुष्क हवा है, शुष्क हवा में नमी कैसे, इसीलिए तो उसको शुष्क कहा गया।
शुष्क का मतलब क्या है, वो गर्म हवा जरूर है लेकिन उसके अंदर नमी नहीं है। आर्द्र हवाओं का मतलब क्या है, यह भी गर्म है लेकिन इसके अंदर नमी है। मतलब समझ रहे हैं ना, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। कह रहा वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था, ठोस मत लिखिएगा यहां पे, गलत हो जाएगा, दोनों की अलग अलग बातें होती है, ठीक है। कह रहा दोस्तों जैसे अगर हम कहें कोई चीज ठोस से डायरेक्ट गैस बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है दोस्तों, ठोस से डायरेक्ट कहां चला गया, ये गैस में चला गया, बीच में द्रव वाला हुआ ही नहीं काम, वो सीधे यहां आ गया, तो इसे कहते हैं दोस्तों ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऐसे अलग अलग केस होता है, समझाऊंगा, अभी मुझे समय दीजिए। कह रहा वायु के जिस तापमान पर अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है जल, ये जल की बात हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, तो जल था गैस में, अब वो तरल में जा रहा है, तो वो कौन सा तापमान होता है दोस्तों, उस तापमान का नाम है ओसांक। क्या है दोस्तों, ओसांक। और ये ओसांक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओसांक में भी ध्यान दीजिएगा, अगर ज्यादा ठंडा हो गया, जैसे हम कहें पानी ज्यादा ठंडा हो गया तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा सर। एक तो होता पानी को ठंडा होना, ठीक है, एक होता ज्यादा ठंडा होना, ज्यादा ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा। ये ओसांक से भी दोस्तों अगर टेम्परेचर नीचे चला गया तो बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, नहीं तो ये ठंडा तो है ही है। इसको याद रखें, भी सवाल और मिलेगा तो समझिएगा। कह रहा किस तापमान पर वायु जो होती है दोस्तों संतृप्त हो जाती है, ठीक है, और उसकी सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है। तो आपने पढ़ा तो है कि वायु संतृप्त होती है, इसकी ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और ये कह रहा किस तापमान पर, तो दोस्तों इसी ओसांक वाले तापमान पर, ठीक है। जो ओसांक बिंदु होता है दोस्तों, ओसांक बिंदु जो होता है इस टेम्परेचर पर आकर के वायु संतृप्त हो जाती है, ठीक है, और उसमें चेंजेस होने लगते हैं। करा कि यदि वायु का तापमान ओसांक से नीचे चला जाए, अभी पूछा हूं, अगर नीचे चला जाए मतलब और घट जाए, ठीक है, नीचे चला जाए तो सामान्यतः कौन सी प्रक्रिया आरंभ हो जाती दोस्तों, जैसे जैसे नीचे जानी शुरू होगी वैसे वैसे दोस्तों तुरंत के तुरंत संघनन होना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा नीचे जाएगी उतना भयानक रूप देखने को मिलेगा, ठीक है। बारिश अब नहीं होगा, अब बर्फ के गोले पड़ेंगे, ठीक है। ये कैसे होता दोस्तों, ज्यादा ठंडा हो जाना, ठीक है। ओसांक भी चला जाएगा हिमांक के पास, ठीक है। आइए, क्या फ्री वाला काम, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 150 लेक्चर में दोस्तों हमने इतिहास विषय पढ़ाया है इसी सीरीज में। अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि वाकई आपकी तैयारी हो, बेहतर हो, आप ये मत देखिए कि कहाँ से आपने पढ़ा है, हम कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है। आपने किसी भी शिक्षक से सीखा हो, किसी भी आचार्य से सीखा हो, नहीं फर्क पड़ता। कितना आता है इसका भी फर्क नहीं पड़ता। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, खाली वो चीज देखो और ये ढूंढो कि मैं जो 30 सवाल आपको दे रहा हूं उस 30 में से कितने सवाल आपके सही हुए, क्योंकि यहां पर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता और काम की बातें होती। मैं इस क्लास को अगर लाइव शूट करता ना, वाचिंग भी ज्यादा होती, सब ज्यादा होता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अनायास के आपका समय ज्यादा खर्च हो। इसीलिए दोस्तों इस क्लास को मैं प्रीमियर शूट करता हूं ताकि टाइमली आपको जो है ये सारे सवालों का जवाब मिलता रहे। तो 150 लेक्चर में इतिहास और 80 लेक्चर में संविधान। आगे दोस्तों 35 लेक्चर अभी तक मैं दे चुका हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अभी मान के चले भी और जाएगा, ठीक है, 50 से पार ही होगा तभी जाके काम होगा। और ये वाली जो फ्री क्लास है दोस्तों चलती कब है, तो सुबह 9:06 पे, ठीक है, सुबह 9:06 पे रेडी रहा करिए। कभी कभार दोस्तों अगर मान लीजिए सवाल बनाने में लेट हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है, तब दोस्तों किसी वजह से छूट जाती क्लास, वो अलग बात है। इसी तरह से दोस्तों 8 PM पे हिंदी की क्लास चलती है, ठीक है, 8 PM पे जो क्लास चलती है ये हिंदी स्पेशल चलती है, ठीक है। और रात को 10 बजे दोस्तों एक क्लास और मैंने स्टार्ट किया है। ये वाली क्लास अगर आप देखेंगे तो ये तो एकदम गजब की क्लास है, ठीक है। ये वाली क्लास हमेशा आपको ऐसे अपडेट करेगी जैसा आपका पड़ोसी नहीं हो सकता, मतलब नई नई चीजें, ठीक है, नई नई ऐसी ऐसी बातें जो आप कल्पना नहीं कर सकते, एकदम शानदार बातें। कभी आइए आप एक बार देखिए, मजा खूब आएगा। चलिए सवालों पर आते हैं। कह रहा वायु में उपस्थित जिन सूक्ष्म कणों के इर्द गिर्द ठंडक होने से संघनन होता है, उन सूक्ष्म कणों को दोस्तों क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया था पीछे एक शब्द संघनन केंद्र, क्या बताया था दोस्तों, संघनन केंद्र, ठीक है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, ये वही जो सूक्ष्म कण, अरे भाई ये जो नमी है, ये जो पानी गर्म होकर दोस्तों आर्द्र वाला रूप धारण किया, ये जाके ना धूल पे जाके चिपक जाता है, ठीक है, उसी से होता है। इसीलिए दोस्तों इसका नाम होता है, याद रखेंगे, संघनन केंद्र, ठीक है। संघनन केंद्र ही क्यों कहा गया, क्योंकि इसी में संघनन वाला सारा काम होता है। अभी देखिए सवाल क्या होता है, कह रहा मान लीजिए धूल है, धुआं है, समुद्री नमक के कण हैं, ये सभी के सभी दोस्तों क्या कहलाते हैं, ये वही सूक्ष्म कण हैं, और इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि नंगी आंखों से हमें दिखते नहीं है, ठीक है। ये
दोस्तों आर्द्रताग्राही होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये आर्द्रताग्राही होते हैं। आर्द्रताग्राही का मतलब क्या है? ये नमी ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ये नमी ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? नमी ग्रहण करते हैं। समझ रहे हैं बात को ना? ये अब देखिए होता क्या है, जो जो वाष्प उड़ता है गर्म होकर के, वो जाके इसी कण पर जाके चिपक जाता है। ठीक है, चिपका रहता है और इतना इतना सूक्ष्म मात्रा में होता है कि वो पता भी नहीं चलता। ठीक है, ऐसे ऐसे ढेर सारे कण होते हैं दोस्तों, उन्हीं पे जाके चिपकते हैं। ये धूल भी हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, धुआं में जो छोटे छोटे कण होते हैं, समुद्र की नमक के जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये वही होते हैं, इसीलिए हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। करा धूल, धुआं और समुद्री नमक के कण अच्छे संघनन केंद्र क्यों होते हैं? ठीक है, क्या कारण है कि यही अच्छे संघनन केंद्र होते हैं दोस्तों? क्योंकि इनके भीतर जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती, जल धारण करने की, ग्रहण नहीं, जल धारण की क्षमता क्या होती दोस्तों? अत्यधिक होती है, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब ये थोड़े होगा, क्या करेगा? तो वाष्पीकरण होगा तो क्या ईंट पत्थर आसमान में जाने लगे, मछली चल के जाने लगे, मेढक चल के? नहीं, वो नहीं जा सकते भाई ना। क्या होगा दोस्तों? जाहिर सी बात, यही धूल कण माध्यम है जो, अच्छा ये धूल कण अगर न रहे तो आप सोचो वाष्पीकरण के दौरान अगर मौसम एकदम साफ हो जाए, क्या वाष्पीकरण होगा? तो क्या दोस्तों अगर धूल कण वायुमंडल में रहेंगे नहीं तो कैसे दोस्तों संघनन होगा? आप बताइए मुझे, कैसे संघनन होगा? बादल का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वायु ऐसे ऊपर जाएगी। सब एक सिस्टम बना है, वायु ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद भारी हो जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो ये दोस्तों इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। क्या कहते हैं? इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। पहले ऊपर जाती है पानी, जल, और फिर वापस नीचे आ जाता है, तो वाटर साइकिल चलता रहता है। करा जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है, तो हमने पीछे भी पढ़ा ना कि कौन सा तापमान है जिस पर संतृप्त हो जाता है, उस तापमान को दोस्तों क्या कहते हैं? वैसे तो हमने कहा था ओशांक। क्या नाम दिया था? ओशांक। ठीक है, कहीं कहीं पे दोस्तों इसका नाम ओशांक ना लिख के लिख देता ओस बिंदु। कोई दिक्कत आपको? अरे ओशांक लिख दे, ओस बिंदु लिख दे, क्या दिक्कत है? हमें तो वायु के संतृप्त होने से मतलब है, और वायु संतृप्त होना कहीं पर लिखा है, इसके मतलब क्या है दोस्तों? इसका तात्पर्य है कि वो 100% क्या दोस्तों? वो एकदम संतृप्त वायु है, जल धारण की क्षमता वो 100% उसका पूर्ण हो चुका है, ये उसका अर्थ निकल कर आता है। अगला सवाल करा, रात में ठंडे धरातल के संपर्क में आने से, रात के टाइम तो सूरज रहता नहीं है, फिर सर धरातल तो ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। करा रात में ठंडे धरातल के संपर्क में आने वाली वायु की आर्द्रता के कण, अब वायु में नमी तो पहले से है, लेकिन वो नमी दोस्तों क्या होता है? जो टकरा जाता जाकर से, पेड़ पौधों से टकरा जाता, उसकी पत्तियों से टकरा जाता, ऐसे तमाम चीजों से टकराता जाता, तो वहां पर दोस्तों ये जो आर्द्रता है ये जल बिंदुओं के रूप में दोस्तों दिखाई देता। हम सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं घास पे जल की बूंदें होती है, पत्तियों पर जल की बूंदें होती है। ठीक है, यहां पर दोस्तों जल की बूंदें मिलती है, धरातल व अन्य वस्तुओं पर भी दोस्तों जल की बूंदें दिखाई पड़ती हैं, और हम क्या कहते हैं इन्हें? हम कहते हैं ओस पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? ओस पड़ रहा है। ये ओस क्या है दोस्तों? यही तो है। ठीक है, कि जो आर्द्रता था वायुमंडल में, जब वो ठंडी वायु के संपर्क में आता है तो जाके चिपक जाता है, बस उसी को क्या कह देते हैं? ओश कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखेगा। अगला सवाल करा, ओशांक के हिमांक बिंदु से नीचे चले जाए। हिमांक का मतलब ही क्या? हिम बन जाना। हिम मतलब बर्फ। हिम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो हिम का मतलब होता है बर्फ। तो अगर ओशांक हिमांक से, मैंने कहा टेम्परेचर डाउन होता चला जाए तो बर्फ बन जाएगा, वही हिमांक बिंदु से नीचे चले जाने पर बनने वाली जो रचना होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं। बर्फ को ही दोस्तों तुषार कहते हैं। क्या कहते हैं? तुषार। ये कुछ अलग नहीं है, बर्फ को ही क्या कहते हैं दोस्तों? तुषार कहते हैं। तो घबराइएगा मत, परेशान न होइएगा। ठीक है, करा पाला किन स्थानों पर अधिकतम पड़ता है? आप कहते हैं ना, कभी कभी पढ़ते हैं दोस्तों कि फसल को पाला मार गया। ठीक है, बहुत ठंडी हो जाता दोस्तों, फसल को पाला लग जाता तो खड़े खड़े पूरी फसल क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। और ऐसा मोस्टली दो जगह होता है, या तो घाटियों में या तो मैदानों में। ठीक है, घाटियों और मैदानों में दोस्तों ये पाला देखने को मिलता है, पहाड़ वहाड़ पे पाला नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, ये पाला। ठीक है, इसमें ठंडी हवाएं होती हैं और वो दोस्तों पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। करा तुषार वर्षा द्वारा तुषार परतों में क्रमशः जमने से धरातल पर किसकी उत्पत्ति होती दोस्तों? तो जो बर्फ होता है दोस्तों वो धीरे धीरे जमने लगेगा, तो हम कहते हैं इसे सघन हिम
सघन हिम, हिम का मतलब क्या दोस्तों, बर्फ, ठीक है। धीरे धीरे छोटे छोटे बर्फ के गोले बनने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और फिर हम कहते हैं कि दोस्तों बारिश में क्या हो रहा है, ये बर्फबारी हो रही है ना, इस तरह से हो जाता है। कह रहा वायुमंडल की निचली परतों में एकीकृत धूल कण के जो रज होते हैं, कण, ठीक है, धुएं के जो कण होते हैं, संघनित जलपिंड होते हैं, ये वायुमंडल के जो निचली परत का मतलब क्या है, जो वायुमंडल में हमारा क्षोभ मंडल है, क्या दोस्तों, क्षोभ मंडल, जिसे हम पहले विक्षोभ मंडल कहते हैं, ये विक्षोभ मंडल में घटने वाली घटनाएं हैं। तो यहां पे जो पाई जाती है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे कुहरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुहरा या कुहासा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुहरा या कुहासा कहते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, वायुमंडल की निचली परत में ये सारी जो आर्द्रता ग्रहण की हुई दोस्तों ये हवाएं होती हैं, जब ये ठंडी हवाओं से टकराती तो ऐसे बनती, ठीक है। एकदम कम रहेगा तब तो दोस्तों खाली ओस पड़ जाएगा। ओस के बाद की कंडीशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है तुषार या कुहासा, आप जानते होंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है कि कुहरे और बादल में किसकी बूंदें ज्यादा सूक्ष्म होती, सूक्ष्म का मतलब क्या है, किसकी बूंदें ज्यादा छोटी होती हैं। तो देखिए आप एक बात बताइए, आप ना क्या करिए, कपड़े पहनकर चले जाइए, यहां पे 3 चीजें मैं लिख रहा हूं। अगर दोस्तों आप वर्षा में चले गए तो दोस्तों भीग जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, भीग जाएंगे, एक कंडीशन, क्योंकि वहां जल की बूंदें दोस्तों जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, यहां पर जल की जो बूंदें होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, वर्षा में जल की बूंदें क्या होती, बड़ी होती हैं। अब ले लीजिए दोस्तों कुहरा की बात कीजिए, कुहरा में दोस्तों जल की बूंदें थोड़ी छोटी होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, थोड़ी छोटी होती हैं। इसी कारण दोस्तों कुहरा में भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका कपड़ा भीग जाता है, आपके हाथ वगैरह भीग जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बादल की बात कर दें तो बादल में दोस्तों ये जल की बूंदें और छोटी हो जाती, क्योंकि अभी दोस्तों यहां पूर्ण रूप से कंडेंसेशन नहीं स्टार्ट हो पाता। एक मिनट, कुहरे और बादल में किसकी बूंदें ज्यादा सूक्ष्म होती हैं, आप इसको ऐसा कर लो ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देगा, ठीक है। बादल का सेकंड नंबर करो, बादल से भी ज्यादा छोटी किसकी होती है दोस्तों, तो कुहरे की होती है, चाहे कुहरा कहिए चाहे कुहासा कहिए, ठीक है। बादल में जाएंगे तो और ज्यादा नमी मिलेगा, यहां पे नमी क्या होता है दोस्तों, और ज्यादा मिलता है, क्योंकि अगर बादल दिखता नहीं ना, अगर नमी नहीं रहती वहां पे तो बादल दिखता ही नहीं। वहां हमारे चारों तरफ आर्द्रता तो है, क्या हमें नंगी आंखों से दिख रहा है, नहीं। यहीं अभी कंडेंसेशन होने लगे तो दिख जाएगा। आप गरम गरम पानी से जब बाथरूम में नहाते हैं तो कैसे कुहरा बन जाता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो ठंडी गर्म वायु जो ठंडे से संपर्क में आती है ऐसा। तो आप यहां क्या जवाब देंगे, सीधे सीधे कुहरा जवाब देंगे। कुहरा का ज्यादा छोटा होता है, बादल का थोड़ा बड़ा होता है, और वर्षा की बूंदें तो सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं, ये अपने दिमाग में रखिएगा। कर हल्के फुल्के कोहरे को क्या कहते हैं, तो हल्के फुल्के कोहरे को क्या कहते हैं, फुहारा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बहुत हल्का फुल्का जो फुहारा कहेंगे या वर्षा वाले को फुहारा कहेंगे, इसको कुहासा कहिए ना। हल्का फुल्का जो बारिश होता है, हल्का फुल्का जो वर्षा होता दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे फुहारा कहते हैं। क्या कहते हैं, फुहारा कहते हैं। लेकिन हल्का फुल्का जो कोहरा पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कुहासा कहते हैं। कोहरा का ही छोटा रूप क्या दोस्तों, कुहासा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दोनों अलग अलग बातें, अभी तक हम लोगों को लगता था कि सब एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। कह कुहासा और कोहरे में किसकी वायुमंडल में लटकी जल की बूंदें ज्यादा छोटी होती हैं, ठीक है। किसमें ज्यादा छोटी होंगी दोस्तों, बताइए, कुहासे में छोटी होंगी या कोहरे में। हल्के फुल्के कोहरे को क्या कहते हैं, आपने पढ़ लिया, कुहासा कहते हैं, ठीक है। यहां क्या होगा दोस्तों, किसमें छोटी हो जाएंगी, कुहासा और कोहरे में किसमें, वायुमंडल में लटकी जल की बूंदें ज्यादा छोटी होती हैं दोस्तों। जल की बूंदें अगर बड़ी हो जाएंगी तो दोस्तों तो वर्षा का रूप धारण कर लेंगी। यहां पे आप मेरे हिसाब से कुहासा कर दीजिए, क्यों, कुहासा ही होगा ना, कुहासा, क्योंकि इसमें छोटी बूंद है। कोहरे में दोस्तों थोड़ी सी बड़ी बूंद हो जाती है ना। कुहासा में भी क्या होता है ना, कुहासा में जैसे कुहासा पड़ता है तो थोड़ा दिखता है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं दिखता है, 1-1.5 किलोमीटर दिखाई देता है, लेकिन कुहरा पड़ता है तो आप दोस्तों 100-200 मीटर भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हो सकता है 10-5 मीटर भी ना देख पाए, उस हिसाब से दोस्तों इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कुहासे में किस कारण से दृश्यता कम प्रभावित होती, ठीक है। कुहासे में किस कारण से दृश्यता कम प्रभावित होती दोस्तों, किस वजह से, तो याद रखिएगा क्योंकि जल की बूंदें यहां पर बड़ी होती हैं ना, छोटी होती हैं। जल की बूंदें
बूंदें क्या हो जाएंगी दोस्तों, छोटी, क्योंकि अगर जल की बूंदें दोस्तों बड़ी हो जाएंगी तब तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे कुहरा का रूप ले लेगा, ऐसा ही ना। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ जा रहा है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप दिमाग से सोचते चलिए, ज्यादा नहीं सोचता हूं मैं, ठीक है। ऐसे समझिए, जल की बूंदें अलग अलग हैं, जब एक साथ आएंगी तब बड़ी बूंदों का निर्माण होता है, बड़ी बूंदों का निर्माण होगा तो कोहरा पड़ने लगेगा, मतलब वर्षा होने लगेगा, ठीक है। वहां तक आपको समझना पड़ता है, चलना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ रहेगा कंफ्यूजन जैसा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मन मेरा कहीं लगता नहीं है ना, किसी सवाल में अगर अटका तो मैं समझ जाता हूं कि कोई ना कोई डाउट वाली बात जरूर सी है, ठीक है। इतना तो पढ़ाते पढ़ाते अंदाज लग गया। करा किस अवस्था में 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम की वस्तुएं दोस्तों दिखाई देती हैं, जब दोस्तों क्या पड़ता है, कुहासा पड़ता है। क्या होता है दोस्तों, कुहासा। कुहासा में दृश्यता रहती है, थोड़ी दूर तक दोस्तों चीजें आपको दिखाई देती हैं कुहासा में, ठीक है। करा कुहासे और कोहरे में से किसकी दृश्यता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है दोस्तों, तो ज्यादा दृश्यता प्रभावित होती है कोहरे में। जब भयानक कोहरा पड़ता है दोस्तों तब दोस्तों दृश्यता क्या हो जाती है, ज्यादा, कोहरे में ज्यादा दोस्तों प्रभावित हो जाती है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है, कोहरे में। आगे ध्यान दीजिए, अरे ये तो समाप्त हो गया, गजब, ठीक है। कभी कभी क्लास ऐसी हो जाती है कि समय का पता नहीं चलता, ठीक है। दोस्तों हम बहुत सारी किताबों पर काम कर रहे हैं, अगर आप जुड़ेंगे हमसे तो ये किताबें ले सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए, किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप सभी से निवेदन है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और पीछे की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज चल रही है, सीक्वेंस में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।